अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के केसेस की तादाद में पाकिस्तान में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। कुल तादाद अब 18,000 से जायद हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 1300 के लगभग जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आजम ने आज बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल भी जारी कर दिया। अब इस वबा का मुकाबला करने के लिए जो पॉलिसी साजी है वो बहुत अहम है, लेकिन ऐसा लगता है कि पॉलिसी बनाने और उस पर अमल दरामद कराने में हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही है, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, इंडस्ट्री को खोलने का, फंड्स की तकसीम का या लोगों की नक्लो हरकत का। विफाक और सूबा सिंध की जो खींचातानी है वो अब भी जारी है। विफाकी हुकूमत का यह गिला है कि 18वीं तरमीम या सूबाई खुद मुख्तारी इसमें रुकावट है और एक महीना गुजरने के बाद ये एतराजात सामने आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे वज़रा बात कर रहे हैं, लेकिन कल वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि 18वीं तरमीम जो काम हो रहा है कोरोना के हवाले से, जो लड़ाई लड़ रही है हुकूमत, उसमें रुकावट है। सिंध की तरफ से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं और माहौल बड़ा तल्ख है। आज सईद गनी और नासिर शाह ने बड़ी लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल ये पैदा होता है कि राब्ता कमेटी मौजूद है, लेकिन क्या वो काम नहीं कर पा रही या क्यों वो काम नहीं कर पा रही, और क्या सूबाई खुद मुख्तारी इस अहम लड़ाई में रुकावट है? ये मसला सियासी है या आईनी, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बहस छिड़ी है। कुछ हुकूमती हल्कों का ख्याल है कि अपोजिशन इस पर बार्गेनिंग चाहती है, इस पर भी हम बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद साहब वफाकी वजीर मुमलिकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर पॉलिटिशियन। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा डिबेट का आगाज अली भाई आपसे करना चाहता हूं। ये जो पॉलिसी साजी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई, जो तमाम तर इश्यूज इस वक्त पेश आ रहे हैं जिनका सामना हुकूमत कर रही, क्या इनको 18वीं तरमीम से जोड़ना सही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि एक राय का इजहार किया है शिबली फराज साहब ने, जो आपने इब्तिदाइया में आपने बात की 18वीं तरमीम की। इस पर एक बहस चल पड़ी है पिछले चंद दिनों से 18वीं तरमीम के प्रोज एंड कॉन्स पे, 18वीं तरमीम के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। और ये 18वीं तरमीम आने के बाद पहली बार एक बड़ा क्राइसिस आया, जिसमें ये जज भी हुआ कि सूबे और मरकज के बीच में जो राब्ताकारी का एक निज़ाम होना चाहिए और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का एक निज़ाम होना चाहिए। तो 18वीं तरमीम में जहाँ फायदे थे वहाँ कुछ सुकम भी जो है वो महसूस जरूर किए गए हैं, जिसपे मुनासिब फोरम्स पे गुफ्तगू भी होगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन हमारी और सिंध की रही भी है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो सकती है। जैसे कल की मैं आपको बात करूंगा, बिलावल साहब की भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उससे पहले खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की भी गुफ्तगू आई। मैंने भी फिर उसमें मैंने भी एक बयान दिया कि बिलावल साहब बेशक हम पे तनकीद करें, लेकिन बेहतर क्या ये नहीं होगा कि वो अपने सूबा सिंध की भी खबर ले। वहाँ क्या उन्होंने सारा कुछ कवर कर लिया है या उन्होंने वहाँ सारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी एक्टिविटीज पे एक सवाल उठा। लेकिन ये नेचुरल है, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल प्रोसेस में होता है। बहरहाल जो लोग मैटर करते हैं, वजीर आला, वजीर आजम, आपके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके वजीर सेहत हैं, जो आपके चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो सारे जिनके ज़िम्मे ये सारा काम है, मैं समझता हूँ काफी हद तक एक कोऑर्डिनेशन तो बहरहाल है। कोरोना के जो आप हमारे कि पेशेंट्स जो है वो बढ़ गए हैं, उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस पर ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि ये असेसमेंट कहाँ तक सही है। फिगर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन मेरी बात यह है कि शुरू में हमारी टेस्टिंग कम थी, हमारी कैपेबिलिटी कम थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ी है, जितना जितना हम टेस्ट कर रहे हैं इसलिए उतना ही आपको पेशेंट्स की पॉजिटिव जो है वो तादाद आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले पेशेंट्स नहीं थे या अचानक बढ़ गए। असल में शुरू में हम टेस्टिंग कर रहे थे, अब टेस्टिंग बढ़ गई है। ये देखना कि क्या एक्चुअली हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वो तो इस तरह से होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 अप्रैल को हमने कोई कुछ दिनों के अंदर हमने 10,000 या 15 या 20,000 टेस्ट किए हैं और उन्हीं दिनों में अब 1 मई या 2, 3, 4 या 5 मई तक हम करें। मगर हलाकतें अली मोहम्मद खान साहब, हलाकतें भी तो बढ़ गई है ना। आपकी जो पहले हलाकतें थी वो इतनी नहीं थी, और पहले जो केसेस थे, मतलब जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, ये तो सरकारी आदाद शुमार हैं जहां से कॉन्फर्मेशन आ रही है इन केसेस की। देखिए, उस पर फिर मैं ये बात कहूंगा कि सबसे पहला तो ये है कि जो हलाकतें हुई हैं उनकी
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उसमें हमारे डॉक्टर्स भी जो है वो फौत हुए हैं। एक पेशावर से थे हमारे, और भी हमारे हैं। लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगा कि शुरू में जो आपकी डेथ्स हो रही थी तो टेस्टिंग कैपेबिलिटी शुरू में ज्यादा नहीं थी, तो आप एक्चुअल फिगर्स का पता नहीं लग रहा था। लेकिन बहरहाल ये एक चीज तो है कि आपने इसको क्राइसिस से निकलना है। मगर मैं ये दूसरा जो सूबाई खुद मुख्तारी वाला मामला है, जरा इस पे वापस आना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, मसला यहाँ पर ये जो इश्यूज आ रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी का है या कुछ और है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो बात की जा रही है इस वक्त, या मिनिस्टर साहबान ने जो बात की है, वो बात तो सूबाई खुद मुख्तारी की ही है। क्योंकि उनका बात करने का जो तरीकाकार है वो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ये 18वीं तरमीम की वजह से मरकज जो है वो कमजोर हो गया है। तो ये भी बात करते हैं कि मरकज के पास पैसे नहीं रहे। तो ये भी कहते हैं कि ये मरकज अपने अखराजात कहाँ से चलाए, डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, कर्जे वापस करने हैं। तो उससे मालूम तो यही होता है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत या वफाक में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनका ये ख्याल है कि 18वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीजें लाई जाएं कि एक तो सूबों का जो एनएफसी अवार्ड में हिस्सा है उसको थोड़ा कम किया जाए और वफाक या फेडरेशन के हिस्से को बढ़ाया जाए, और इसी तरह से कुछ इख्तियार और भी पैकेज शुरू करना। ये बात जो है सूबाई खुद मुख्तियारी को कम करने वाली बात, देखिए ये तो नहीं हो सकेगी। ये एक तारीख का सबक है कि जब आप किसी को एक इख्तियार दें, अच्छा, और वो इख्तियार हो भी इतने, यानी ये बड़ी लंबी स्ट्रगल है सूबों के दरमियान, और आपके इलाके है कि कभी सिंधु देश, कभी ग्रेटर बलोचिस्तान, कभी पख्तूनिस्तान, ये आबादी नहीं है अच्छा वहां से, इन सूबों से। लेकिन जब से 18वीं तरमीम हुई है तो ये आबादी उठना कम हो गई है। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान को मजबूत किया है, फेडरेशन को मजबूत किया है, और ये सूबाई खुद मुख्तारी जो है इसमें इजाफा तो हो सकता है लेकिन इसमें कमी नहीं हो सकती। लेकिन ये नहीं, मगर राणा साहब ये एक मौक़िफ़ हम देख रहे हैं, राणा साहब ये जो हम एक मौक़िफ़ देख रहे हैं, अगर देखें आप एक पार्लियामेंटेरियन है, कवानीन में मसाइल होते रहते हैं, आपका एक लॉ का बैकग्राउंड है, वजीर कानून रहे, उस पर बात हो सकती है या आप कन्विंस कर सकते हैं। मगर जब मौक़िफ़ ऑपोजिशन का ये हो कि इस पर बात ही नहीं हो सकती या कोई बात इनिशिएट ही नहीं हो सकती, वो आपको लगता है मुनासिब एक मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर? देखिए, जब भी बात होनी होती है तो किसी एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही है ना। यानी अगर 18वीं तरमीम पे बात इस तरीकाकार से या इस एस्पेक्ट पे होनी है कि जी सूबों को हासिल फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो यानी इंडिपेंडेंस है या जो उनको अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कम किया जाए, तो ये नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा, जो उन्हें इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उन्हें फाइनेंशियल जो है वो इख्तियारात ऑटोनॉमी हासिल है, उसको फंक्शनल करने के लिए, उसको मजीद बेहतर करने के लिए या उसमें कुछ इजाफा करने के लिए बात होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है। यानी ये बात अच्छा होगी तो एक एस्पेक्ट के साथ होगी ना। ये तो नहीं होगा कि वो आप उठ के जो है वो बगैर किसी एजेंडे के बात शुरू कर दें। तो इस तरह से बात तो हो सकती है, लेकिन अब देखें, अब मामला ये है कि जो हमारे मिनिस्टर साहबान है उनमें से कुछ लोग तो जिनका तल्लुक पीटीआई से है, अच्छा, कुछ इनके साथ जो लोग इधर उधर से आए हुए हैं, तो मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब जो उन्होंने आज यही बात ही कर दी है, वो कह रहे हैं कि जी ये तो 18वीं तरमीम के ऊपर जो है वो नैब लाज में अमेंडमेंट जो है या तरामीम जो है उसके ऊपर जो है वो ये सौदेबाजी के लिए जो है। उन्होंने तो आपका कहा है कि आप लोग बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि शेख रशीद साहब की मिसाल उस यानी डींगे मारने वाले या उस गपी इंसान की है कि जो चपड़ासी से मिल के नायब कासिर से तो आगे खबर दे के जी मेरी साहब के साथ जो है ना 1 घंटा 1 to 1 मुलाकात हुई है और उसमें ये इशू जो है ना डिस्कस हुए। यानी वो खुद से ही बात कर देते हैं, उन्हें ना हुकूमत की किसी बात का पता होता है,
ना उन्हें गेट नंबर 4 की किसी बात का पता होता है, ना वो इसको घास ही डालते हैं, लेकिन ये गेट नंबर 4 का भी एजेंट बना होता है और ये हुकूमत का भी जो है वो सबसे ज्यादा बाखबर वजीर बनने के लिए जो है ना वो कोई ना कोई अपने पास से बात करता रहता है। अब देखिए ये उसकी बात जो है ये अब दोबारा जो है वो मैं जरा चले पड़ेगी। अगर आपकी इजाजत हो, ये पहले ये सूबाई खुद मुख्तारी वाले पे बात कर लें, नैब वाले पे मुझे जरा बड़ी तसल्ली के साथ डिटेल में जरा बात करनी है। बट अली मोहम्मद साहब, ये जो बात राणा साहब ने की कि ये मौका नहीं है डिस्कोर्स का इस पर जो है वो बात हो सके या आप इन इश्यूज को छेड़ें। आज जो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यही कहा गया कि पहले कोरोना से निमट ले, ये सारी की सारी जो है वो चीजें बाद में देखी जाएंगी। मगर ये इनिशिएट तो हुकूमत की तरफ से हुई है, वफाकी वज़रा की तरफ से हुई है, तो क्यों हुकूमत इस मामले को इस वक्त में जो है वो क्यों ऊपर लेकर आ रही है, ये इस पर क्यों बात करना चाह रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस पे अगर गुफ्तगू हुई है तो ये ही वक्त है कि इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। जाहिर है इसमें जो कोई तरमीम करनी है या जो बेहतरी लानी है उसके लिए तो ऐवान में डिस्कशन होगी, पार्लियामान में डिस्कशन होगी, लेकिन अगर ये एक आपकी टॉक ऑफ द टाउन बन जाए या इस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए तो उस पर आगे बात हो सकती है। जाहिर है कोरोना क्राइसिस के दौरान तो इसमें ना आप कोई तरमीम कर सकते हैं, ना कोई ऐसा माहौल है कि आप कोई आईनी तरमीम की तरफ फिलहाल जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ नेशनल असेंबली का हमें सेशन बुलाना है। लेकिन अगर इस पर बात हो जाए और उसकी जो भी कोई कमजोरियां हैं सुखम है, क्योंकि जब ये क्राइसिस और हो जाएगा फिर शायद वो वक्त नहीं होगा, तो दिस इज द राइट टाइम कि इस पर गुफ्तगू हो। और अगर किसी की बात में वजन है तो उस बात को सुना जाए, अगर किसी की बात में वजन नहीं है तो उसको रद्द किया जाए। मैं समझता हूँ इसको विफाक और सुबह की लड़ाई या खींचातानी की भी का भी तासुर नहीं देना चाहिए। इसको बेटर गवर्नेंस, कुछ चीजों में आपको जो आपकी बुनियादी इकाइयां हैं आपको सूबों को एम्पावर करना होगा, मजीद एम्पावर करना होगा। और अगर देखे ना अली मोहम्मद साहब, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब कि सियासत चलती है, सियासत ज़ाहिर बात है सियासतदान है, मगर सियासत का अंदाज ये है कि एक तरफ इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उधर से जवाब आता है, इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां से जवाब आता है, इससे माहौल बड़ा तल्ख हो रहा है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें, फिर ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद है। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो मामला अभी चल रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि सूबाई खुद मुख्तारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मामलात को आगे बढ़ाने में इस वक्त जो है वो रुकावट बन रही है, या आपको लगता है कि बात कुछ और है? देखिए, बात तो जाहिर है कुछ और है। कोरोना इनसे संभला नहीं और इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कोरोना को लिया है, सियासी तौर पर एक इशू बनाया सिंध के हवाले से, और सिंध को जो है हर लिहाज से रुकावटें पैदा की गई हैं। यहाँ तक कि हमें जो है जो फंड्स भी थे वो भी नहीं दिए। वफाक ने हमें जो है जो मटेरियल्स थे कोरोना को फाइट करने के लिए, किट्स थे, वो भी उन्होंने नहीं दिए। हमें जो भी मिला है वो हमने खुद जो है चाइनीज गवर्नमेंट से लिए हैं और खुद परचेज किए हैं। अब बात ये लोग चाहते हैं कि इसको सियासी तौर पर इसको रंग दिया जाए और सियासी इशू बना दिया जाए कि देखिए सिंध में जो है लॉकडाउन हुआ है तो लोग परेशान है। तो भाई अगर सिंध में लॉकडाउन हमने पहले किया तो आज हम इतने बचे हुए हैं कि हमारा हाल जो है वो इटली की तरह नहीं हुआ, फ्रांस की तरह नहीं हुआ। मगर ये विफाक की तरफ से नबील गबोल साहब, जब ये बात की जाती है कि विफाक के पास वसाइल ही नहीं है कि वो सूबों की उस तरह से मदद कर सके, और उसकी जो वजह है वो 18वीं तरमीम है। नहीं तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप खुद ये आपके सवाल में ही जवाब है। आप जब कह रहे हैं वसाइल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो जब वसाइल नहीं है तो फिर वो 18वीं तरमीम खत्म क्यों करना चाहते हैं? जब वसाइल ही नहीं है तो फिर वो सिंध से जो कराची से जो बजट जाता है, जो टैक्स जाता है, क्योंकि टैक्स सबसे ज्यादा जो है वो सिंध वफाक को देता है। जब हम सब ये टैक्स भी दे रहे हैं तो हमें उसके बदले में हमें क्या डेवलपमेंट का कोई फंड मिला है? हमें कुछ मिला है? हमें पहले ही से कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम 18वीं तरमीम इनके देखे ना, इनके चॉइस पे या इनकी जो है ख्वाहिश पर तो नहीं खत्म
कर सकते हैं। हम समझते हैं 18वीं तरमीम को ये कभी छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। जो पार्टी जो है वो मगर अगर हुकूमत, नबील गबोल साहब, हुकूमत अगर ये कहती है कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, तो ऑपोजिशन का और खासतौर पे पीपल्स पार्टी का तो मौकफ ये आ रहा है कि इस पर बात ही नहीं हो सकती। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर कोई पीपल्स पार्टी का भी ये मौकफ जो है वो उस तरह से कि अगर ये कहा जाए कि इस पर बात ही नहीं हो सकती तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि कवानीन है, कवानीन के हवाले से तो बात होती रहती है। देखिए, हम बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक सियासी इशू इन्होंने उठाया और ये हमारी सपोर्ट चाहते हैं। ये 2/3 मेजोरिटी से ही 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट आ सकता है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस हमारे साथ मुस्लिम लीग नून भी है, वो भी तैयार नहीं है। ये देखिए, जो हुकूमत 6 सीटों पर खड़ी है वो क्या तरामीम ला सकती है? वो एक सिंपल सी तरामीम नहीं ला सकती है, तो वो 18वीं तरामीम में अमेंडमेंट कहां से ला सकते हैं? तो ये इनकी बस की बात नहीं है। और कोरोना के जंग में भी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह इनको एक नाकामी हुई है, किस तरीके से इन्होंने ये जंग लड़ी है। और मैं समझता हूँ सिंध को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो सिंध को क्रेडिट मिला है। अवाम ने देखा है किस तरह हमने ये जंग लड़ी है, उस पर ये जो है जाहिर है कभी वो शहबाज गिल से स्टेटमेंट दिलवाते हैं, कभी किससे स्टेटमेंट दिलवाते हैं, कभी पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तब्दील कर देते हैं कि उनके फेवर में जो है बयानात आने चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह साहब, जिस माहौल का अली मोहम्मद खान साहब ने जिक्र किया, और ये अगर वसाइल की तकसीम हो या पावर शेयरिंग हो, वफाक को अगर कोई मसाइल आ रहे हैं फंड्स के हवाले से, वसाइल के हवाले से, तो क्या इस माहौल में इन बातों पर जो है वो इसको रीनिगोशिएट कर सकते हैं सूबे और वफाक? जो मौजूदा हालात है, आपको लगता है कि ये मुमकिन है अगर ये किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाए? देखिए, मामला ये है कि अगर कोई रीजनेबल तरीकाकार हो, जिस तरह से अभी बात अली मोहम्मद खान साहब ने की है, इन्होंने हमेशा जो है बात, क्योंकि इनके पास पार्लिमानी अमूर की वजारत है, तो हाउस के अंदर भी हमेशा ये रीजनेबल बात करते हैं और उस बात का कभी भी जो है वो उसे गलत मानी नहीं पहनाए गए अपोजिशन की तरफ। लेकिन अगर आप करेंगे ही गलत तरीके के साथ, अगर आज आपने शेख रशीद साहब का बयान अगर पूरी तफसील के साथ देखा हो, तो आप ये मुझे बताएं कि अब इसके ऊपर शोर नहीं होगा, इसके ऊपर जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होगी, तो फिर और होगा क्या? और फिर ये जो वक्त है, अगर इसमें फिर ये 18वीं तरमीम का हवाला हो या नैब लाज़मी अमेंडमेंट का हवाला हो, तो फिर हवाला कोई भी हो, तो जब ये इस तरह की बहस होगी तो उसका जो पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर बड़ा उसका बैड इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लोग सिर्फ अपोजिशन को बुरा नहीं कहते, गवर्नमेंट को भी लोग जो है वो फिर इस बात का जो है वो इल्जाम देते हैं। देखिए, ये अगर कोई चीजें जो है वो सामने आ रही है और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, तो वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अगर हुकूमत सिंध की बुनियाद पे आ रही है या पंजाब या KPK या बलूचिस्तान की बुनियाद पे आ रही है, तो जहां पे बात करते हुए आ रही है उनका इदराक जो है वो सूबों को भी होना चाहिए, वफाक को भी होना चाहिए। और जब ये मामला गुजर जाए तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव सेंस में जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप बात इस तरीके से करेंगे, देखें जी मरकज तो जो है वो भूखा हो गया है, मरकज के पास बचा ही कुछ नहीं, मरकज तो जो है उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से गुजारा करे, और साथ ही कहेंगे जी ये सौदेबाजी हो रही है, ये जो है ये अब इसमें बारगेनिंग हो रही है, तो फिर ये माहौल तो बात करने का बाकी रहता नहीं है और ना ये कोई पॉजिटिव तरीकाकार है। तो इसलिए ये इसका जवाब भी जो हो रहा है ये मुनासिब नहीं है। इसे मैं समझता हूँ कि इसे रुकना चाहिए और फिर अगर कोई पॉजिटिव तरीके से हाउस के अंदर बात हो सकती है, स्टैंडिंग कमेटीज में बात हो सकती है, अगर 18वीं तरमीम को इम्प्रूव करने की बात हो तो हो सकता है कि वो अपोजिशन जो है उसके ऊपर जब बात करने के लिए बैठे तो सारी चीजें जो है वो डिस्कशन आ जाए। ठीक। अली मोहम्मद साहब, ये वाकई ये जो आपके कॉलीग्स हैं, जाहिर बात है आपके पास तो पार्लिमानी अमूर है, मगर ये आपके कॉलीग्स जो ये बयानात देते हैं आपका काम मुश्किल कर देते हैं पार्लिमान के अंदर? रहमान साहब, मेरा इतना तजुर्बा तो नहीं है अभी तक, जाहिर है
मेरी ये दूसरी टर्म है और वजारत में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक चीज समझ गया हूं कि पॉलिटिक्स में देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड इट्स नॉट अ वन डेज मैच। तो उसमें तुंद और तेज बयान भी आते हैं, कभी सख्त बात भी होती है, लेकिन मैं अपनी जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल क्लास यहाँ पे बैठी है, बावजूद तमाम कमजोरियों के, मैंने एक चीज जरूर देखी कि जब कोई नेशनल कॉज की बात आई है तो बहुत हद तक अपनी जाती मफादात से उठ के भी हमने बात की है। वो इस हुकूमत में अगर आप देखें या इस टर्म की हुकूमत की बजाय तो 2-3-4 इश्यूज पे अपोजिशन और गवर्नमेंट ठीक ठाक उन्होंने इत्तेफाक इत्तेहाद का भी मुजाहरा किया है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कुछ मेहरबान आप जैसे हमारे दोस्त या हमारे ज्यादा जो एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद ये समझते हैं कि कोई हम बहुत ही यूनिफाइड किस्म का स्टैंड जो है वो शो कर लें। देखें इसमें आपको कहते हैं ना कि यू हैव टू टेक दिस यूनिटी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा बहुत आपको ये इधर उधर से तुंद और तेज बयान आते रहेंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे जहन से निकल जाएगी, उस पर मैं बात 18वीं तरमीम के हवाले से करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इसमें जज्बातियत की बजाय इसको प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली और ठंडे दिमाग से देखना और सोचना होगा कि एक तजर्बा हुआ और मैं समझता हूँ एक अच्छा तजर्बा था। उसमें सूबों को बहुत हद तक वो हकूक 40-45 साल से मांगते थे वो मिले भी, कुछ सुखम भी रह गए। उसका बेहतर तरीकाकार यही है कि जहां से ये 18वीं तरमीम हुई है वहीं पे यानी पार्लियामान में इसमें उससे ज्यादा एक्सटेंसिव डिबेट हो और चॉकआउट किया जाए कि 18वीं तरमीम से पहले ये और ये मसाइल जो थे ये मौजूद थे, ये बेहतरी आई है, लेकिन यहाँ फेडरेशन बेहतर परफॉर्म कर रही थी। 18वीं तरमीम के बाद यहाँ मसाइल आ गए हैं। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उससे शायद बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए कि यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ है कि आपने सूबों को बहुत हद तक सूबाई खुदमुख्तियारी दे दी फाइनेंस में, वो आपने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कुछ चीजों पर जैसे कानून साजी फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं, मुल्क का वजीर आजम होता है, फेडरेशन होती है, आप पूरे मुल्क के रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अगर हेल्थ में, एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमिंग करना चाहते हैं, कोई आप लेजिस्लेशन करना चाहते हैं सिविल लिटिगेशन में, क्रिमिनल लिटिगेशन में, वहां पे आपको बताया जाता है कि आप तो सिर्फ इस्लामाबाद की याद तक कर सकते हैं, बाहर आप नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि ओवरऑल अली मोहम्मद साहब ये तो आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, 3 सूबों के अंदर आपकी अपनी हुकूमत है, तो जब सिंध के साथ ये मामला आता है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये आईनी मामला नहीं है बल्कि ये सियासी मामला है। ये तासुर वहां से जाता है। मुझे इस बात के कहने में कोई आर नहीं है कि इस क्राइसिस के दौरान हम दोनों तरफ से ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हम एक दूसरे से रवैया रख सकते थे। दूसरा ये है कि जब फोरम्स पे हम लोग बैठते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं कि जब फोरम्स पे बैठने लगते हैं, 3-4 बड़े फोरम्स इस वक्त मौजूद हैं रहमान भाई आपके पास, अपोजिशन और गन और सूबा और मरकज के बीच में 1-2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं। एक तो आपका वज़ीर आज़म के लेवल पे जो एक फोरम है जहां वज़राए आला भी हैं, दूसरा जो COC है जो कमांड एंड कंट्रोल है जिसमें असद उमर साहब और नीचे उनके उसमें भी वज़राए आला भी आते हैं और चीफ सेक्रेटरीज वगैरह भी। वहां जो बात होती है वो बहुत समझ-बूझ के साथ और बहुत रुक के, बहुत ठहराव के साथ और बहुत प्रैक्टिकली और बहुत सीरियस वहां डिस्कशन होती है। कि बदकिस्मती से बाहर मीडिया में एक दूसरे पे जरा वो बयानात भी तेज होते हैं, अंदर आपकी ठीक ठाक हो और वो इश्यूज पे डिस्कशन होती है। कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो अगर फर्ज करें वज़ीर आला सिंध वो बात करते हैं और उसको असद उमर साहब अपने लेवल पे या वज़ीर आज़म साहब अपने लेवल पे उसको सीरियस ना लेते हों। हमने कोशिश की इनके साथ ताउन जरूर करें, लेकिन बहरहाल हमारी क्लाइन ये थी कि हम फुल लॉकडाउन नहीं चाहते थे। मुराद अली शाह साहब फुल लॉकडाउन चाहते थे, मगर रोशन इसको तो फिर पॉइंट स्कोरिंग कहा जाता है ना अली भाई, ये तो आम अल्फाज में तो फिर ये पॉइंट स्कोरिंग होगी ना कि आप अंदर कोई और बात कर रहे हैं, अगर बाहर कोई और बात कर रहे हैं लोगों के सामने, तो फिर तो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस मामले पर किसी ना किसी हद तक। बहरहाल मैं समझता हूं हो रही है। मुल्क का निजाम मैं समझता हूं कि उस पे कोई भी दो राय कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अपनी ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक पर मुझे जाना, अवाम को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ये मैं आपको श्योर करना चाहता हूं। ब्रेक पर जाना है, मगर बाद वापस आकर मैं ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और जो अपोजिशन की सियासत पर बात हो रही है और फिर जो पार्लियामान का किरदार है इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद।
राना सनाउल्लाह साहब, ये जो बात हो रही है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर आप कोई बार्गेनिंग करना चाहते हैं और आप इसके लिए 18वीं तरमीम पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो लचक दिखाने को तैयार है, ये बातें सर क्यों की जा रही है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई सोच ऐसी है कि वो नैब के हवाले से जो है वो कुछ सिफारिशात रखना चाहती है जिनको वो मनवाना चाहती है और उसके बदले में बार्गेनिंग चाहती है 18वीं तरमीम के मामले पर? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, मनगढ़ंत है, और जिन साहब ने की है वो आदतन इस बात से मजबूर है और वो हमेशा मीडिया में अपनी अहमियत बनाने के लिए इस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो है वो काम करते रहते हैं। उनका इस मामले से कोई सरोकार ही नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो है उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है उसके रिमांड के पीरियड में और बेल के इख्तियार अदालतों को देने में। दूसरा में जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब ऑर्डिनेंस के 2-3 चीजों के ऊपर एतराजात किए हैं कि ये अन इस्लामिक है। अब जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो अदारा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया है, उसे अब पास करवाना है। इन तीनों वजूहात की बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट ने खुद जो है इस बात का को इनिशिएट किया। इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की, हमारी तरफ से 2-3 लोग जो है वो उनके साथ मीटिंग करते रहे, मैं भी बाद मीटिंग में जो है वो मौजूद था। अच्छा। उसके बाद फिर परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब जो है उनके साथ भी मीटिंग्स होती रही। उन मीटिंग्स में फवाद चौधरी और तारक बशीर चीमा और आजम सवाती साहब भी जो है वो कुछ मीटिंगों में थे। अब इन लोगों से आप जो लोग इससे मुतल्लिक बात करते रहे, आप एक एक से पूछ लें कि कहीं 18वीं तरमीम का कभी जिक्र भी हुआ हो। और हमेशा गवर्नमेंट ने जो है वो बात की कि जी आप भी इसमें अपनी सजेशन दें, हमारी तरफ से भी सजेशन आए और एक मुतफिका जो है वो बिल के ऊपर पहुंच के जो है वो इसको कौमी असेंबली से भी और सेनेट से भी पास करवाया जाए। इसके ऊपर और वो राणा साहब जो मुसव्वदे की बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने मुसव्वदा तैयार किया है, जी नहीं, वो हमने अपनी अमेंडमेंट्स जो है वो तैयार की, पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयार की। पीपल्स पार्टी ने बल्कि एक बिल जो कि फारूक एच नाइक साहब की तरफ से है वो गालबन को सेनेट में पेश हो के सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास है। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर आज से कोई 3 महीने पहले तक जो है वो बातचीत होती रही है। उसके बाद फिर 3 माह बाद या ये कोरोना पीरियड में इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स कर गया है, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर नया ऑर्डिनेंस लाना चाहती है और गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हम इसके ऊपर जो नया ऑर्डिनेंस लाना है हम इसके ऊपर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। अब अगर मगर इसमें करना चाहेगी तो बात साहब, अब इसके अलावा अगर ऑर्डिनेंस में कतई कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, बट अली मोहम्मद साहब ये ऑर्डिनेंस वाला रास्ता क्यों, और पार्लियामान के हवाले से जरा बता दें क्यों ताखीर क्यों हो रही है इजलास को बुलाने में, जबकि पंजाब असेंबली ने भी जो है वो आज इजलास बुला लिया है। तो ऐसे हुकूमत क्यों जो है वो अभी तक कौमी असेंबली के हवाले से जो है वो इस शद्दोबंद में पड़ी है कि कब बुलाना है और कब नहीं? उस पर तो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी और मैंने वहाँ पुरजोर तरीके से ये बात तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें अपोजिशन के भी पार्लिमानी लीडरान भी थे और हमारे भी लोग थे, मैंने ये बात की कि ये वक्त ऐसा है कि पहले भी काफी ताखीर हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए और अगर हमने इजलास बुलाना है तो जल्द से जल्द बुलाएं। और उस सिलसिले में पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई और उससे पिछले हफ्ते भी, और फाइनल ये हो गया। असल में इशू एक ये भी उठा कि वर्चुअल करें कि ना करें। वर्चुअल सेशन पे हुकूमत और अपोजिशन सबकी मुतफिका राय आई, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी, दोनों ऐवानों के इजलासों में मैं हिस्सा रहा हूँ, उसमें कमेटीज में, और दोनों का इज्तिमाई उनका क्रक्स ही आया
अपोजिशन और हुकूमत दोनों का, कि इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम वर्चुअल इजलास करें। ऐवान की सैंक्टिटी इसमें है, ऑनर इसमें है, और उसकी प्रैक्टिकलिटी भी इसी चीज में है कि हम प्रॉपर सेशन कॉल करें, और वो सेशन इंशाल्लाह जल्द से जल्द कॉल होगा। ये हफ्ते डेढ़ में शायद इंशाल्लाह कॉल हो जाए कौमी असेंबली का उसी तरीके से। और चीज का जवाब दीजिएगा। एक अली भाई एक ब्रेक में ले रहा हूं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, जरा नैब वाले मामले का भी जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद साहब, ये नैब वाला जो मामला है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, आपको लगता है इस पर हुकूमत अपोजिशन का इत्तफाक हो जाएगा? देखिए, बहुत, और इसकी अहमियत इस बात में है कि तहरीक इंसाफ के लिए तो अहम इसलिए है कि हमारी तो तहरीक ही 22-24 साल की इंसाफ के नाम पे है। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम इस मुल्क को वाकई एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां हम एतमाद के साथ ये कह सकें कि यार इस मुल्क में अवाम का पैसा अवाम पे लग रहा है और यहाँ हर आदमी अकाउंटेबल है, तो हुकूमत और अपोजिशन हम लोगों को इसको कोई और रास्ता नहीं है कि हम तो मिल के ना बैठें और जल्द ना बैठें और कोई मंतकी नतीजा ना निकालें। और ये बात में ज़हन में रखिए कि अगर हम खुदा न खास्ता इसमें कोई एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करेंगे या अवाम को कोई जल्लू दिखाने की कोशिश करेंगे, तो स्पेस क्रिएट अगर करेंगे, स्पेस क्रिएट जब होती है उसका नुकसान होता है। और अवाम और आपकी जो सिविल सोसाइटी है, जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया है, आज के दौर में तो किसी भी तरीके से आप किसी के साथ हाथ नहीं कर सकते। तो हमारे पास, मैं समझता हूँ ये बहुत लाजिम है कि हम इस मुल्क को एक एहतसाब का प्रॉपर निजाम दे सकें, अपनी जाती मफाद से बालातर। इसमें मेरा या मेरी जमात का क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा होगा, मेरे कोई केसेस तो नहीं है, ये वक्त है। और इसमें मैं ये भी समझता हूं कि ये जो नैब की अमेंडमेंट्स हैं, इसमें किसी ना किसी फोरम पे जो वकला बरादरी है, जो जुडिशरी है, और उनसे भी किसी ना किसी फोरम पे राय जरूर ली जाए, क्योंकि नीचे फिर मेरे पास टाइम कम है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक, राणा साहब, ये काम हो जाएगा, ये जो एहतसाब के निजाम की, क्योंकि पहले आया था ऑर्डिनेंस, उस पर आपके बहुत सारे एतराजात थे उस वक्त। अभी आपको लगता है कि कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? देखें, इसमें हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हमने एहतसाब के नाम पे बदतरीन सियासी इंतकाम को फेस किया है, और मजीद भी अगर कोई कसर बाकी है उसे फेस करने को तैयार हैं। ये हुकूमत का अपना काम है। हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस खुद हमारे मशवरे के बगैर लेके आई थी, वो लैप्स हुआ है, उसे इन्होंने रीडू करना है, उसे दोबारा इन्होंने ऑर्डिनेंस को करना है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन या एडवाइस है, वो भी गवर्नमेंट को, अपोजिशन को नहीं है, वो इन्होंने करना है। जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात है, वो भी गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ने करना है, हमने नहीं करना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, अगर वो अपोजिशन से मशवरा नहीं करना चाहती तो ना करे, वो अपने तौर पे जो उसकी जिम्मेदारी है वो करे। नहीं करेगी तो वो जवाबदेह होगी, करेगी तो वो अपनी जवाबदेही में जो है वो सुरखरू होगी। ये उनका काम है, उन्होंने करना है करें, नहीं करना ना करें, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।